मेरे प्यारे बच्चों, मैं 4 लेक्चर वेक्टर के बारे में दे चुका हूँ आपको। ये 5वां लेक्चर लेकर आया हूँ मैं अभी। चौथा लेक्चर में मैं आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस को समझाने का कोशिश किए। उस पर छोटा छोटा 2-4 सवाल भी दिया था। अभी सवाल तो बहुत सारा बताना है बच्चों, आपको अपने से भी बनाना है। अपने से ही जो सेल्फ ज़्यादा बनाएंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन एक गाइडलाइन के तहत अभी 11th स्टार्ट है, तो मैं कुछ बताते रहूँगा, उसके आधार पर आप अपना प्रॉब्लम सब बनाते रहेंगे डिफरेंट बुक से। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड 2 सवाल मैं अभी दे रहा हूँ बच्चों, है ना। और उसको देखना है कि किस तरह बनेगा। एक में है कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस शोन इन फिगर। तो एक फोर्स ये दिया रहा है 15 न्यूटन, एक फोर्स 8 न्यूटन है, एक फोर्स 20 न्यूटन। इस तीनों का रिजल्टेंट निकालना है, तीनों का वेक्टर सम निकालना है बच्चा। तो फर्स्ट सवाल ये है। और दूसरा सवाल में कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ गिवन वेक्टर पी। पी वेक्टर है जिसका टेल और हेड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का टेल और हेड का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है बच्चा, है ना। और इनिशियल का 2, 3 टेल का और हेड का 10, 6। देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब बता सकते हैं, तो हम पी वेक्टर एक तरह से हम निकालेंगे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो अभी फर्स्ट प्रॉब्लम में देखो, कई वेक्टर है बच्चों, 3 वेक्टर। एक तरीका होगा समान कि या 20 न्यूटन और 15 न्यूटन एक ही लाइन पर का है, या 53 तो EV 53 तो या 30। तो इस दोनों का रिजल्टेंट तो 5 न्यूटन इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और 2 वेक्टर का सम निकालना है, 8 न्यूटन और 5 न्यूटन। 8 न्यूटन इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, इसमें सिर्फ J होगा, या थर्ड क्वाड्रेंट का मामला होगा I भी निगेटिव J भी निगेटिव, ये तो बताए। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें ये हम तीनों वेक्टर को अलग अलग, तीनों फोर्सेस को अलग अलग लिख रहे हैं, और तीनों का रिजॉल्व करके मतलब I और J के टर्म में लिख रहे हैं। XY प्लेन में है, 2 डायमेंशन वाला होगा। और तरीका क्या होगा, मैं बार बार इस लाइन को बोलते रहूँगा कि सब वेक्टर को I और J में क्या करें, रिजॉल्व करें। सब I वाले को एक साथ, I के साथ जो हमारे को मिलेगा कैलकुलेशन के बाद दैट विल बी RX, और जो J के साथ मिलेगा कैलकुलेशन के बाद वह RY कहलाएगा। जब RX और RY मिल जाएगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए फार्मूला मैं बताया हूँ, आपको पता है, √RX² + RY² गिव्स मैग्नीट्यूड, R बराबर √RX² + RY², और tan θ बराबर RY/RX। किस क्वाड्रेंट में होगा क्या नहीं है सो आपको बताया गया है पिछले लेक्चर में। मैं 8 बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा था, और उसी का ये एप्लीकेशन करने जा रहे हैं अब इसमें। तो ये सवाल देख लो बच्चों आप आराम से, इसको अपने मन से, प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है, अपने मन से F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर मान लिए। F1 वेक्टर को सारे बच्चे जो अभी देख रहे हैं वो तोड़ सकते हैं, बशर्ते कि पिछला लेक्चर आपके दिमाग में बैठा हुआ है, पढ़े हुए हैं तब। ये सीधे क्या है, अभी लेक्चर देखना शुरू करेंगे और सोचेंगे कि हम 11th के बच्चे स्पेशली जो अभी जस्ट 10th करे हैं या अभी रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं, उसको तो दिक्कत होगा। पहले सिस्टम में आपको पढ़ना पड़ेगा सारा। तो क्या है, F1 फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर है बच्चों, I + J+, और मैं बताया था आपको कि जिसके साथ एंगल बनता हुआ कॉस और दूसरा साइन। तो F1 वेक्टर को क्या लिखेंगे बच्चों, I 15 cos 53 डिग्री प्लस J 15 sin 53 डिग्री। F2 वेक्टर यह वर्टिकल है, इसमें सिर्फ J होगा, वो अपवर्ड है तो +J। तो F2 वेक्टर बराबर J × 8 न्यूटन में, EV न्यूटन में, छोड़ रहे हैं यूनिट। एंड F3 वेक्टर बराबर थर्ड क्वाड्रेंट का है बच्चों, ये -I ये प्लस -J, दोनों माइनस, तो -I 20 sin 37। यह कॉस और यह साइन, ऐसे मैं बोला था कि जिसके साथ एंगल बनेगा यह वेक्टर है और यह एंगल बना रहा है, तो यह कॉस वाला कंपोनेंट
15 cos 53 डिग्री आता है तो अच्छी बात है, बताया गया हुआ है आपको। cos 53 3/5 तो 3/5, 15 sin 53 डिग्री 4/5 क्या होगा बच्चों, I इंटू 9 बचेगा प्लस J 5 3 12, इतना न्यूटन मिलेगा तुमको F1 का I और J में। F2 तो J में है ही, F3 को तोड़ा जाए, इसको भी फिर गुण सॉल्व किया जाए। 20 sin 37 बराबर 3/5 माइनस J 20 cos 37 4/5, वैल्यू याद रहना चाहिए बच्चों मेरे, कब होगा, है ना। तो क्या हो गया, माइनस I 12, है ना, 5 4 देते, हाँ 12 और माइनस J 16, है ना। यह न्यूटन में आएगा, यूनिट लिखना चाहे तो लिखा जा सकता है, लेकिन चलेगा। अब रिजल्टेंट निकालना है इसका, चला तो क्या लिखोगे, रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस इज गिवन एज, प्रोसेस समझ गए, जय वेक्टर है, सबका रिजल्टेंट निकालना है, सबको I और J में रिजॉल्व किए, है ना। सेकंड वाला में सिर्फ J लिखे हुए, मैं बोला वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल नहीं होता है सॉरी, वर्टिकल वाले में सिर्फ J लगाना है। तो एक छोटा सवाल है, पिछले को रिवाइज करने का तरीका है, सवाल की सहायता से रिवाइज कर रहे हैं। F वेक्टर लिख दे, रिजल्टेंट R लिखते हैं बेसिकली, लेकिन फोर्स है तो इसलिए F वेक्टर लिखते हैं। F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, है ना। हम ऐसे ही आपको जोड़ के दिखा देते हैं। 9I, इसमें I है ही नहीं, इसमें 12I है माइनस में, तो माइनस 3I बचेगा बच्चा, तो माइनस I इंटू 3, फिर J है 12 8 20 और 20 में से 16 गया तो प्लस 4J बचेगा, तो J इंटू 4, यह तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स हुआ I और J के टर्म। इसका मैग्नीट्यूड कौन सा बताएगा, सारा बच्चा बताएगा। RX हो गया 3 माइनस 3, RY हो गया 4, मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, रूट अंडर FX स्क्वायर प्लस FY स्क्वायर बोलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो गया मेरा बच्चा यहीं पर, इसलिए F वेक्टर का मोड क्या हो गया, रूट अंडर -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सॉल्व करूँ, 9 प्लस 16 25 का रूट 5 न्यूटन आंसर होगा। अब यह किस क्वाड्रेंट का मामला है, I निगेटिव J पॉजिटिव, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मामला है। एंगल कैसे निकालेंगे बच्चों, तो tan थीटा बराबर RY/RX, मैं मौखिक ओरली बोल देता हूँ, 4/-3, X निगेटिव है Y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट का मामला बनता है बच्चों, और उसका एंगल लिखने का तरीका होगा 180 माइनस थीटा वाला। तो थीटा पहले क्या है, 4/3 से tan थीटा आपको 53 डिग्री आएगा, तो उसमें से क्या करना है, 180 में से 53 घटा देना। तो F वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, या 5 न्यूटन यहाँ लिखेंगे, और F वेक्टर बराबर 5 न्यूटन एट एंगल कितना, 180 माइनस 53 127 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस। अब वो आपको कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन बताना मेरा मूल ध्येय नहीं, मेरा ध्येय था, मेरा लक्ष्य है आपको बताना ये, है ना, कि तीनों वेक्टर को हम लोग I और J में लिख दें। और इसमें मैं कहा था शुरुआत में ही कि ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर का है, अपोजिट है, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर लेना, उस बड़े फोर्स के डायरेक्शन में, बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में हमारा वेक्टर होगा। दो वेक्टर को एक वेक्टर पहले ही कर सकते हैं, और तब हम लोग फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे दो वेक्टर के केस में तो डायरेक्ट R बराबर रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा लिखाए हुए, है ना। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम में हम चलते हैं।
इस प्रॉब्लम को देखो, इनिशियल पॉइंट पी वेक्टर का है कोऑर्डिनेट्स 2, 3 और 10। ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, मतलब हमारा वेक्टर, आपने लोग का वेक्टर क्या मान लीजिए, यह पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3, दूसरा पॉइंट हेड का 10, 6, यह पी वेक्टर है। एक्स वाई बना सकते हो, एक्स 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 वाई एक्स एक्स, कुछ करना नहीं है हमको, केवल इस वेक्टर के बारे में बताना है। तो पी वेक्टर बराबर क्या लिखना सिखाए थे बच्चों, है ना, चाहे फिगर बनाए कंप्लीट करें तो इस तरह से फिगर था, दिस इज़ इसको m मान लो, n मान लो, तो p वेक्टर बराबर mn वेक्टर लिखा जाएगा, p वेक्टर बराबर mn वेक्टर। यह ओरिजिन मान लें, यह कितना होगा बच्चों, i इंटू x1, तो i इंटू 2 प्लस j इंटू 3, फिर से थ्योरी बता रहे हैं, डायरेक्ट हम बनता है आपको सवाल बनाना है, लेकिन फिर से यह i इंटू 10 प्लस j इंटू 6 ये हो गया, और दिस प्लस दिस बार इक्वल टू दिस, तो दिस बराबर दिस माइनस दिस, ये भाषा समझना है, दिस माइनस दिस वाला मेरा बच्चा। तो क्या लिखोगे, एज पी वेक्टर बराबर एम एन वेक्टर बराबर कितना, दिस माइनस दिस बोल रहे थे, एक बार पूरे लिख ले ट्रायंगल में बच्चों, हेयर फ्रॉम फिगर ओ एम प्लस एम एन इक्वल टू ओ एन, डिजायर्ड हम लोग को निकालना क्या है बच्चों, एम एन। तो एम एन वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ एम वेक्टर ओ एन वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर, यह देयरफॉर पी वेक्टर बराबर ओ एन के जगह दिस मच, ओ एन आई इंटू 10 प्लस जे इंटू 6 माइनस आई इंटू 2 प्लस जे इंटू 3, करें आई वाले को आई के साथ सब्ट्रैक्ट करें, जे को जे के साथ, कितना होगा बच्चों, आई इंटू 8 प्लस 6 और 3, 6 माइनस 3, तो जे इंटू 3, यह मिल गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखने के साथ पता है, प्लस आई प्लस जे, डायरेक्शन बोले तो नॉर्थ ईस्ट और इस तरह से बोला जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का मामला होगा। क्या होगा, चलो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 64 प्लस 9 कितना 73। अब आप इसको रूट निकालें, ऑप्शन देखकर भी काम चल सकता है, 8 और 9 के बीच का मामला बनेगा तो वो करना है। और tan थीटा मैग्नीट्यूड पूछता है, लेकिन tan थीटा निकालो तो ry बाई आर एक्स, तो 3/8, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स 3/8 ry बाई आर एक्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला जाएगा। तो इस तरह से सवाल बना। इसको डायरेक्ट कैसे बोल सकते थे, डायरेक्ट तो पी वेक्टर बराबर बच्चों i इंटू x2 माइनस x1, तो 10 माइनस 2 प्लस j इंटू y2 माइनस 1, तो 6 माइनस 3 बन चुका i इंटू 8 प्लस j इंटू 3, तो p का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, निकल गया 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, tan थीटा 3/8, तो थीटा बराबर 10। ये डायरेक्ट आपका यूज करने का तरीका होगा, डायरेक्ट बोलना पड़ेगा सवालों को, है ना। तो इस तरह से दोनों तरीके आप तोड़ के पहले बात करें, अभी तो सिस्टम में चलना है बच्चों, बाद में आपको फटाफट का दौर वाला बात करना होगा। जितना फास्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन, ये सब स्टेप को बीच में गायब भी कर दे। अगर हम लोग हाई लेवल की बात करें, थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें, तो आपको उसमें आपका आंसर दिया रहेगा, उसको सिर्फ है ना ढूंढना है कि कौन आंसर सही है। तो इस तरह से आप देखें। तो हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ पॉइंट सब पहले, है ना। वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो i प्लस जे प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का वेक्टर होगा यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच का वेक्टर होगा, तो वो क्या होगा, चलो i नेगेटिव जे पॉजिटिव, है ना।
और थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर होगा जिसको हम लोग वेस्ट और साउथ बोलेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो I प्लस J माइनस, वह होगा हमारा ईस्ट साउथ बोलेंगे, साउथ और ईस्ट के बीच या ईस्ट और साउथ के बीच बोला जाएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं बोला था वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है वह कॉस होगा, दूसरा क्या होगा साइन होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके साथ एंगल बनेगा वह कंपोनेंट कॉस वाला होगा। ठीक है, तो इस तरह से बोले थे हम। बोले थे I के साथ जो लगा रहेगा वह x कंपोनेंट, J के साथ जो लगा रहेगा y कंपोनेंट। आगे की बात बोले 3 डायमेंशन अभी बताने जा रहे हैं, तो K के साथ जो लगा रहेगा वह Z कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट मैं बोला था x कंपोनेंट R किसी वेक्टर का है तो उस वेक्टर का हम लोग प्रोजेक्शन निकालते थे वेक्टर x एक्सिस पर, तो x कंपोनेंट देता था। उस वेक्टर का y एक्सिस पर हम लोग प्रोजेक्शन निकालते थे। तो प्रोजेक्शन निकालने का तरीका सुन लो बात को फटाफट थोड़ा सा, कि जो दिया हुआ वेक्टर है उसके हेड से एक्सिस पर हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब के पाँव की दूरी, हिंदी मीडियम वाले मेरे बच्चे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब के पाँव की दूरी स्टार्टिंग पॉइंट से जो होगा, यहाँ तो ओरिजिन ही हम लोग स्टार्टिंग था, तो वो जो पॉइंट, वो जो लाइन होगा वह एक्स एक्सिस पर वह उस वेक्टर का प्रोजेक्शन भी कहलाएगा। किस एक्सिस पर या किस एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्स एक्सिस पर बोलेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बोलेंगे। तो प्रोजेक्शन टर्म समझना है। फिर से स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आगे हम बोलेंगे, उसमें हम उसका यूज करेंगे। तो अभी छोटा छोटा सवाल मैं बताने का कोशिश किया, फिर से मैं सवाल पर लाता हूँ, लेकिन 2 डायमेंशन में जो समझाया है ना, फिगर सब बताते हैं थोड़ा थोड़ा और हिंट देते जाते हैं 2 सवाल का। मैं प्रॉब्लम को मैं फिगर में बता रहा हूँ बच्चे, है ना। और कहता है अब जैसे है ना सवाल है आप लोग के पास, अगर एम करीम ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल या पुराने दौर का रेसनिक का किताब है, हेलिडेन रेसनिक का, उसमें डिटो सवाल सेम है। पहले के ज़माने में एन घोष की किताब चलती थी, उसमें भी यह सवाल है। किसी किताब का है उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट पर सवाल बनाना है आपको। तो मैं बोल रहा था गोल्फ खेलने वाले को गोल्फर बोलते हैं बच्चों, क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेटर, है ना, फुटबॉल खेलने वाले को फुटबॉलर। ऐसा सब जगह नहीं फिट होगा, लेकिन ये सब बोले। तो ए गोल्फर डिप्स द बॉल इनटू द होल इन 3 सक्सेसिव स्ट्रोक्स। क्या बोल गए हम? तो गोल्फर जो है बॉल को 3 स्ट्रोक मार के, 3 धक्का देकर होल में डिप करता है बच्चों, होल में, है ना, गांव घर की भाषा में गुच्छी में देना, ढुकलाना, उस होल में छेद में क्या करना, बॉल को गिराना। तो फर्स्ट स्ट्रोक डिस्प्लेसेस द बॉल 4 मीटर नॉर्थ। मैं पहले भी कंसेप्ट दे रखा हूँ बच्चों, आपको आता है यार, मैप देखना सब यार, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला बात है, थर्ड है ना, या डायरेक्शन का सिंपल कंसेप्ट था 2 डायमेंशन में। तो 4 मीटर नॉर्थ गया, उसके बाद बोलता है 2 मीटर साउथ ईस्ट, तो 2 मीटर साउथ ईस्ट बोल रहा है। तो साउथ और ईस्ट के बीचों बीच कोई एंगल नहीं बोल रहा है, तो साउथ ईस्ट बोल रहा है, तो बीचों बीच, बीचों बीच का मतलब दिस मच 45 डिग्री था। तो यह हम अलग से दिखा रहे हैं बच्चों। या 4 मीटर के लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो OP, तो क्या होगा, या OQ जो हो गया वह कई मीटर हो गया, 2 मीटर। या किस क्वाड्रेंट का मामला हुआ, 4th क्वाड्रेंट का मामला हुआ। कितना एंगल बनाएगा यह 45 डिग्री। कैसे समझे सो बूझ गए ना, साउथ ईस्ट कर रहा है। और थर्ड स्टेप में कहता है कि 1 मीटर साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट दिस मच, तो 1 मीटर, यह एंगल कितना 45 डिग्री, या 2 मीटर या 1 मीटर या 45 डिग्री। QA और ES लगा। यहीं पर क्या है, होल है जिसमें बॉल 3 स्ट्रोक के बाद गया। तो कहता है इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। मैं बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सवाल का लिटरेचर क्या है, कहता है व्हाट डिस्प्लेसमेंट वाज नीडेड टू पुट द बॉल इनटू द होल इन 1 स्ट्रोक। तो बॉल तो गिरा चुके 3 धक्का में, लेकिन कहता है व्हाट डिस्प्लेसमेंट वाज नीडेड, कितना डिस्प्लेसमेंट जरूरी था एक ही धक्का में बॉल को क्या करने के लिए, डिप करने के लिए होल में। तो यह शॉर्टेस्ट, या सीधा एक धक्का इसे मारता तब, जिसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। लिखने का तरीका OS वेक्टर निकालना है मेरे बच्चों,
फ्रॉम फिगर, सवाल में बता दिया इस तरह से, है ना। फ्रॉम फिगर ओ एस वैक्टर बराबर कई वेक्टर का सम है, 3 वेक्टर का, ओ पी वैक्टर प्लस पी क्यू वैक्टर प्लस क्यू एस वैक्टर। प्रोसेस बताए कि सब वेक्टर को आई और जे में लिख दो मेरा बच्चा, सब आई वाले को एक साथ लिखो, सब जे वाले को एक साथ लिखो। आई के साथ जो बचेगा वह एक्स कंपोनेंट होगा और जे के साथ मतलब आर एक्स बोलते हैं जिसको भाषा में, और जे के साथ जो बचेगा वह आर वाई बचेगा, वाई कंपोनेंट बचेगा नेट रिजल्टेंट वेक्टर का। और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने आता है यार, फार्मूला तो रटा हुआ है आपको, रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई। डायरेक्शन बोले एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ, तो tan थीटा बराबर आर वाई बाई आर एक्स। तो इस तरह की बातों को आप ध्यान रखो। हो गया, सवाल तो बन चुका है। आप लिखो ओ पी वैक्टर बराबर क्या होगा, वर्टिकल वैक्टर है तो सिर्फ जे होगा, किधर है ऊपर है तो प्लस जे इंटू 4। पी क्यू वैक्टर है कितना मैग्नीट्यूड का, 2 मीटर, 45 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आई प्लस और जे माइनस, क्या बोलोगे, आई इंटू 2 कॉस 45 डिग्री माइनस जे 2 साइन 45। जो कल 8 बार पिछले लेक्चर में 8 बार जो मैं चर्चा कर रहा था उसी सब का पार्ट है ना यार। तो यह समझ में आ रहा है, जिसके साथ एंगल बना हुआ कॉस और दूसरा 45 वाले में ज़्यादा लेफरा नहीं, ई भी 45 होगा, ई भी 40, या कॉस के जगह साइन लिखा जाए, साइन के जगह कॉस लिखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको एक कंसेप्ट लेकर बढ़ना है आगे। तो यह दूसरा वेक्टर भी लिखा गया मेरा बच्चा, कौन, पी क्यू। थर्ड वेक्टर क्या है मेरा बच्चा, यहीं लिखते हैं क्यू एस है थर्ड क्वाड्रेंट का, दोनों निगेटिव होगा। क्या लिखोगे बच्चों, माइनस आई, 1 नहीं लिखेंगे, कॉस 45 माइनस जे इंटू साइन 45। अब क्या करना है बच्चों, सबको एक साथ, आई वाले को एक साथ, जे वाले को एक साथ। अब देखो एक कैलकुलेशन का मामला बन गया, मैथमेटिक्स बात तो आगे, बेसिक मैथमेटिक्स। अभी तो गुना भाग करना है, फिजिक्स अब का समाप्त हो चुका है, ये पता चलेगा। अब देखो, अब थोड़ा सा मैं कर दूँ, थोड़ा सा आई वाला यह 2 cos 45 प्लस और माइनस cos 45, तो क्या बचेगा, आई cos 45, जे वाले में यह 4 है, यह माइनस 2 साइन 45 और माइनस साइन 45 तो 3 साइन। तो क्या लिखोगे बच्चों, 4 और माइनस 3 साइन 45। देखो थोड़ा सा गणित सिंपल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सीखने का, cos 45 1/√, जे 4 माइनस 3 और साइन 45 1/√, जिसको मैं यहाँ 1/√2 लिखे और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 0.707, इसको 0.71 अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। या पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ना। और तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला बनेगा, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आर एक्स या हो गया, आर वाई या हो गया। ये कहाँ से लिखे बच्चों, तो साइन 45 बराबर कॉस 45 1/√2, √2/2 लिखो, 1.414 1.414 √2 का वैल्यू बाई 2 तो 0.707, जिसको अप्रॉक्सीमेट 0.71। 1/√3 में भी √3 से मल्टीप्लाई, जहाँ पर जो कन्वीनियंट होगा वो करना पड़ेगा गुना भाग को आसान बनाने के लिए। तो आप अब सॉल्व करा जा सकता है, यह इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा और क्या डायरेक्शन आर वाई बाई आर एक्स, तो थीटा बराबर हाउ मच tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। तो इस तरह का एक सवाल मैं बताया। अब आपको कैलकुलेशन करना है बच्चों, इसके आगे क्या निकालना है, ओ एस वैक्टर का मैग्नीट्यूड सॉल्व करना है, √r(x² प्लस r(y²) आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह का सवाल सब आराम से क्या होगा, बनता चला जाएगा। हम और भी सवाल बताएंगे, लेकिन अभी तत्काल 2 डायमेंशन को यही सीख छोड़े जा रहे हैं। कल के लेक्चर में बार बार यह चीज़ लास्ट में बोला कि हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल नहीं, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल नहीं। लिटरेचर याद हो जाना चाहिए, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए वर्टिकल वेक्टर इज ऑलवेज 0 और द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल वेक्टर इज ऑलवेज 0। मैं सामान्य भाषा में बोला, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल नहीं होगा, वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला में आई लगेगा, वर्टिकल वाला में जे लगेगा। यह एक्स वाई प्लेन में जब वेक्टर की बात करते हैं तो मैं बता दिया 2 डायमेंशन। मैं ले चल रहा हूँ अब 3 डायमेंशन पर बच्चों, है ना। और पूरा ख़त्म कर समाप्त कर चैप्टर को एंड करने का, हम बार बार बोलेंगे चैप्टर समाप्त कर रहे हैं,
लेकिन चैप्टर कभी समाप्त नहीं होता है बच्चों। जब चैप्टर समाप्त हो गया इसका मतलब आपका लेवल अब बढ़ते चलना चाहिए उस चैप्टर में। ढेर सारा प्रॉब्लम और ढेर सारी ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कंसेप्ट के साथ। तो आप देखो 3 डायमेंशन बताने जा रहे हैं, 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। वेक्टर को एक्स वाई और जेड डायरेक्शन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोले थे। 2 डायमेंशन वाला में एक्स वाई था, अब 3 डायमेंशन वाला में एक्स वाई और जेड वाली बात करेंगे। तो हम लोग चले उस बात को फिर से हम लोग पहले पढ़े तब सवाल उससे रिलेटेड बात करेंगे। मेरे बच्चों अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर along x, y and z axis. थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन बोलेंगे, 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। इस 3 डायमेंशन का सबसे बेस्ट कंसेप्ट बनाने का तरीका होगा मेरे हिसाब से, है ना, कि आप जिस कमरे में हो उस कमरे का रेक्टेंगुलर क्यूबिकल साइज होगा, रेक्टेंगुलर साइज बोले, है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट वाला बात। तो एक साइड को हम लोग धरती वाले फर्श वाले एक साइड को कोर को किनारे को एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस, दूसरे कोर किनारे को परपेंडिकुलर वाला फर्श पर उसको वाई, और जो वर्टिकल होगा जेड। किसी को कुछ माना जा सकता है एक्स वाई जेड, लेकिन एक परिपाटी के तहत अगर हम दिखा पा रहे हैं तो मेरी बात को केवल देखो। तो अगर सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है मेरा बच्चा, है ना, तो यह एक्स एक्सिस को होगा, है ना, और इस पर जो वर्टिकल होगा मेरा बच्चा, इस पर जो वर्टिकल हो गया इसी तल में वह वाई एक्सिस हो गया, और यह जो खड़ा एक्सिस हो गया वह जेड एक्सिस। किसी को 3 को हम ऐसे दिखाएंगे। अब मान लो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस वर्टिकल इज जेड। कोई ज़रूरी नहीं एक्स वाई जेड किसी को भी माना जा सकता है, ओरिजिन कहीं भी लिया। लेकिन हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, है ना, आप अपने कॉपी पर लिख रहे हो तो वह 2 डायमेंशन है, एक्स वाई वाला मानेंगे। तो एक जो उसकी चौड़ाई है वह एक्स है, लंबाई जो हो गई सो वाई हो गई, और उस पर वर्टिकल जहाँ से एक्स और वाई कट रहा है, एक्स और वाई जिस पॉइंट पर, उस पर एक वर्टिकल एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर दिए ऊपर वर्टिकल। तो क्या हो गया, वह जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स के लिए आई लिखना है, वाई के लिए जे और जेड के लिए के, आई जे के वाला बात करना। हम थोड़ा सा केवल भाषा को समझा कर लिखाते हैं यहाँ, और तब सवालों का कंसेप्ट बनेगा मेरा बच्चा, है ना, आसानी से बनेगा। हम लोग पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर एक्स वाई प्लेन में पॉइंट होता था, अब स्पेस में कहीं पर पॉइंट है पी। अब मैं ही खड़ा हूँ, मान लो क्लास जहाँ भी हूँ, यह मेरा नाक जो है वो पी पॉइंट है, और नाक का पोजीशन वेक्टर निकालना है। मैं कमरे का 3 एक्स किनारा बोल रहा था बच्चों, एक्स वाई जेड वाला जहाँ कटता है वो ओरिजिन है, ओरिजिन से पी पॉइंट को मिलाएंगे, नाक को मिला दिए, वह मेरे नाक का पोजीशन वेक्टर होगा ओ पी वेक्टर। अब उसको 3 डायमेंशन में लिखना, तो देखिए कैसे लिखते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये लिखने और का बेसिक तरीका क्या है, सामान्य बात क्या करोगे, 2 डायमेंशन में क्या था, आर वेक्टर बराबर आई कैप इंटू आर एक्स प्लस जे कैप इंटू आर वाई, और आर का मैग्नीट्यूड लिखते थे रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई। 3 डायमेंशन में के इंटू आर जेड होगा और प्लस आर जेड स्क्वायर होगा। याद तो हो चुका चला कि 2 डायमेंशन में आई इंटू आर एक्स प्लस जे इंटू आर वाई, और 3 डायमेंशन में प्लस के इंटू आर जेड। कब प्लस माइनस हो आप आपके कंडीशन पर होगा, और मैग्नीट्यूड रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड। इसका डायरेक्शन एक्स के साथ निकालना है, वाई के साथ निकालना है, जेड के साथ निकालना है बच्चों। तो दिखाते हैं इसको कहाँ से लाते हैं, वो मैं पहले दिखाता हूँ, लेकिन आप ऊपर ऊपर बात कर सकते हो इस तरह से। और आई के साथ जो होगा सो एक्स कंपोनेंट, जे के साथ होगा सो वाई कंपोनेंट, के के साथ होगा जेड कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कार्टेशियन कंपोनेंट्स बोलेंगे आर एक्स आर वाई और आर जेड को। ध्यान दो बच्चों, फिगर को मैं बताने चला। 3 डायमेंशन फिगर है हमारा बोर्ड, आपका पेपर जिस पर आप नोट्स लिख रहे हो वो 2 डायमेंशन है।
तो कैसे उसका बनाएंगे कॉन्सेप्ट सो देखो मेरा बच्चा। यह एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, हम मान लेते हैं। जेड भी है बहुत सारे भी जगह जेड, लेकिन हम एक्स वाई या तल को फर्श को दिखा रहे हैं एक तरह से, और यह जेड वर्टिकल है उस तल पर, यह जेड, यह एक्स, यह वाई, यह 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री लग तो नहीं रहा यार। तो फिगर में यह है, यह एक्स है, ये वाई होगा और यह जेड होगा मेरा बच्चा। लेकिन उसी को इस वाई वाले को है ना, ऐसे तो लगता है अगर एक प्लेन में तीनों लाइन रहता, तीनों वेक्टर होता तो 360 हो जाता, लेकिन ये अलग है, एक्स वाई प्लेन ये अलग है लाइन। तो ये इतना बात समझ गया, इसको ओरिजिन बोलेंगे। कोई पॉइंट है P जिसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर क्या है R वेक्टर। अब इसी को हमको एक्स वाई और जेड कंपोनेंट में लिखना है, 3 डायमेंशन रिजोल्यूशन। एक वेक्टर को 3 डायरेक्शन में तोड़ना है, स्प्लिट चाहे ब्रेकिंग ऑफ वेक्टर लिखाए थे। तो चला सबसे पहला काम मैं बोला एक्स है ना, ये जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वह एक्स एक्सिस पर नहीं, एक्स वाई प्लेन पर खींचेंगे। तो एक्स वाई प्लेन पर हम लोग क्या किए, एक और ओ से इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मिला दिए। यह तुम्हारा अपने मन से यह किसके पैरेलल है बच्चों, जेड एक्सिस के पैरेलल। ये आर है तो यह कंपोनेंट आर जेड लिखाएगा, इसको पी एफ लिखे, एफ फुट बोले। यह पी एफ जो है पी से एफ पर हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन पर। मेरी बात को सुन लो, समझ लो कि सर खड़े हैं क्लास में, सर का नाक पी पॉइंट है, चाहे मुंडी पी पॉइंट है, और ये जो हम पाँव बजा के देख रहे हैं आप समझ रहे हो, नहीं भी दिखाई दे रहा है तो समझ रहे हो कि पाँव जहाँ बज रहा है वह हमारा क्या होगा, नीचे होगा मेरा बच्चा, है ना, ठीक है। और तब क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। यह पी पॉइंट है और जो पाँव बजा के मैं दिखा रहा हूँ वह एफ पॉइंट है, और ओरिजिन से कॉर्नर से हम लोग एफ को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो कौन ट्रायंगल बना, ओ पी एफ। यह 90 डिग्री लगता ही नहीं है 90 डिग्री। तो 3 डायमेंशन का फिगर इसी तरह से बनेगा बच्चा। लेकिन सबसे बेस्ट कंसेप्ट है वही कमरे वाला बात, है ना। हाँ, हम लोग सोते हैं जो या तो चौकी हो, पलंग हो, वो जिस शेप का है उसमें मच्छर जाल, मॉस्किटो नेट वाला सवाल मिलेगा। वो मॉस्किटो नेट लगाए हुए हैं, तो मच्छर जाल की जो चौड़ाई है, लंबाई है एक्स और वाई, और जो हाइट होगा वह जेड, है ना। और कहता है मच्छर जाल के कॉर्नर, बेड के कॉर्नर पर मच्छर जाल में क्या हो रहा है, उस नेट में एक छेद बन गया है और उससे मॉस्किटो इन कर गया है, तो वह ओरिजिन हो गया। और मॉस्किटो जो गया है सो डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर नीचे से घुसा और उस कॉर्नर पर, है ना, तो वह पोजीशन वेक्टर हो गया, मच्छर का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहेगा। तो वो सवाल आएगा, जस्ट फटाफट बनेगा, केवल कंसेप्ट पहले बना। मैं फिर से बोला, एक्स वाई जेड माने ओरिजिन हो गया, पी पॉइंट है, ओ से पी मिला दिया, वह आर वेक्टर दिया हुआ है ना, उसका डायरेक्शन दिया रहेगा, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ दिया रहेगा, या निकालना पड़ेगा हमको। तो मेरा बच्चा, हम यहाँ पर आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो आर वेक्टर है वह एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एक्स, वाई जेड के साथ क्या बना रहा है, थीटा जेड। हम सिर्फ थीटा जेड दिखाते हैं, और थीटा एक्स आर वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, थीटा वाई आर वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच का एंगल, और यहाँ दिखाए हैं आर वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच का एंगल थीटा जेड, जिसको आगे चल के थीटा एक्स को अल्फ़ा लिखेंगे, थीटा वाई को बीटा लिखेंगे, थीटा जेड को गामा लिखेंगे बच्चों, अल्फ़ा बीटा गामा। वो क्या है सो आपको बोलना पड़ेगा। हमारा वेक्टर अगर आर है तो आर वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल को अल्फ़ा, जिसको थीटा एक्स अभी लिखने जा रहे हैं, वाई और आर वेक्टर के बीच के एंगल को थीटा जेड, थीटा वाई जिसको बीटा, और आर वेक्टर और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा आर वेक्टर, उसको हम लोग थीटा जेड जिसको गामा बोलेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा की बात करेंगे। चलिए पहले अभी वेक्टर के हेड से पी पॉइंट से हम लोग एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए पी एफ, और ओ से एफ को ज्वाइंट कर दिए। यह एफ पी को आर जेड माने। अगर ए वेक्टर होता तो ए जेड लेते, पी वेक्टर होता तो पी जेड लेते, लेकिन आर है तो आर जेड। और इसको अपने मन से क्या माने, एल वेक्टर। ओ एफ वाले को क्या माने, एल वेक्टर। अब एफ से क्या करेंगे, एफ कहाँ था बच्चों, तो मैं बोल रहा था मेरा पाँव
है ना, फुट। और एफ से हम क्या करेंगे, एक्स पर परपेंडिकुलर डालेंगे, वाई पर परपेंडिकुलर डालेंगे, और 2 डायमेंशन वाला रिजोल्यूशन हो गया, है ना। ओ एफ वेक्टर को बांट रहे हैं अब, तो एफ से एफ एम या 90 डिग्री। भाई फिर फिगर में लग रहा है 90 तो है नहीं, लेकिन आपको समझना है ये 3 डायमेंशन वाला फिगर है, और किस मैं कमरे का कंसेप्ट, कमरे वाला जो रूम वाला कंसेप्ट दे रहा हूँ वो आपके लिए है ना सिस्टमेटिक होगा। चलिए इसको क्या लिखना सिखाए, आर एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है, ओ से एम तक। उसी तरह इस पर परपेंडिकुलर डाला भाई, है ना, इसको एन बोले। यह आर वाई है तो ये भी क्या होगा मेरा बच्चा, आर वाई होगा। यह आर वाई तो यह आर वाई, इस तरह से समझना पड़ेगा बच्चा। तो फिगर बनाना है, कैसे बनाएं मैं फिर से मिटाकर फिर बनाऊंगा, लेकिन अभी जो लिखा हूँ उसको पहले लिखा लेता हूँ तब बात करता हूँ। अपने लोग का दिया हुआ वेक्टर कौन था बच्चों, ओ पी वेक्टर, आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, पी पॉइंट लाइज इन स्पेस, है ना, इस तरह से बोलेंगे हम लोग। तो ध्यान दोगे मेरे बच्चों। तो क्या है, थोड़ा सा लिटरेचर लिखेंगे, है ना। लेट ओ पी वेक्टर बराबर आर वेक्टर बी दी पोजीशन और रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी लाइज इन स्पेस, है ना, 3 डायमेंशनल स्पेस में, लाइज इन स्पेस सच दैट R vector makes such that R vector makes angle theta x, theta y and theta z with x, y and z axis respectively। भाषा है ना, इसी को अल्फ़ा बीटा, इसको गामा, आगे के लिटरेचर में। अभी थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड बोले। अब हम लोग को क्या करना है, चलो वी हैव टू रिजॉल्व आर वेक्टर अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस, 3 कंपोनेंट में बांटना है। अब इसको बांटने के लिए स्टेप बाय स्टेप में भी लिखा था, एक बार समझ में आ जाए, है ना। लेटे लेटे बेड पर क्या है सोचते रहना है कि सर ने सिखाया, है ना, जिस पलंग पर सोए हैं, जिस चौकी पर सोए हुए हैं। अब कोई ऐसा फैशन वाला आदमी होगा तो उसका बेड का ऊपर वाला सर्कुलर हो, लेकिन हमारे समझ से हम लोग जिस स्टैंडर्ड के आदमी हैं उस स्टैंडर्ड में हम लोग का चौकी क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप वाला होगा, है ना। वो किसी फिल्म सब में देखिएगा सर्कुलर पलंग है और मच्छर जाल डिजाइनर है ना, लगा रहता है। वो नहीं, बेसिकली जो हम लोग का कमरा तो अपने लोग का सिंपल है ही, वो सबसे बेस्ट कंसेप्ट है बच्चा। मैं जो बता रहा हूँ 3 डायमेंशन की बात करने चला, 3D बोलते हैं इसको। इससे पहले जो पढ़े वो 2D था। 1 डायमेंशनल सिर्फ एक्स एक्सिस पर हो पॉइंट, या वाई एक्सिस पर हो पॉइंट सिर्फ जेड एक्सिस पर, तो उसको हम लोग 1 डायमेंशनल बोलेंगे, 1D। और जब एक्स वाई हो या वाई जेड हो या 2 एक्सिस की बात करें एक साथ एक तल, तो उसको हम लोग 2D बोलेंगे। और जब स्पेस में होगा तो 3D बोलेंगे, 1D 2D 3D। काइनेमेटिक्स में स्टार्ट होगा तो मोशन का क्लासिफिकेशन होगा, तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। तो अभी जो मैं लिखा वो यह, अब इसको वी हैव टू रिजॉल्व करने के लिए करना क्या है बच्चों। तो इतनी बात समझ गए, भाषा को थोड़ा सा बोलना है, लिखना तो लिखा ही रहे हैं, लेकिन बोलना है कि हमारा दिया हुआ वेक्टर आर है, उसका 3 कंपोनेंट में बांटना है। जहाँ वेक्टर का दिया हुआ है कि एक्स के साथ थीटा एक्स, वाई के साथ थीटा वाई और जेड के साथ थीटा जेड बना रहा है। फॉर दिस हम जो स्टेप बताए हैं उसी के हिसाब से फर्स्ट वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। यह परपेंडिकुलर का सिंबल बार बार मैं बोला हूँ। वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पी एफ फ्रॉम पी ऑन एक्स वाई प्लेन। लेट
एफ पी वेक्टर बराबर हम जो खड़े हैं, यह मेरा मुंडी पी है और मेरा पाँव एफ है, तो एफ से पी, इसको आर जेड, क्यों आर जेड माने, तो जेड एक्सिस के पैरेलल है, हमारा हाइट जो है जेड के पैरेलल है, तो एफ पी वेक्टर बराबर आर जेड वेक्टर, एंड ओ से एफ को ज्वाइंट करेंगे, एंड ओ एफ वेक्टर बराबर एल वेक्टर, माने हैं लेट दोनों। अब पहले तो यही हो गया, इन ट्रायंगल केस में ओ पी वेक्टर बराबर, ट्रायंगल बना दें जिसमें ओ पी एफ दिखावे, तो इस तरह से ट्रायंगल वेक्टर एडिशन का मेथड। ओ पी वेक्टर क्या है मेरा बच्चा, आर वेक्टर, ओ एफ वेक्टर क्या है बच्चा, एल वेक्टर, और एफ पी वेक्टर क्या है, आर जेड वेक्टर। पहले तो आर वेक्टर को दो वेक्टर में तोड़े हो, एल वेक्टर और आर जेड वेक्टर में तोड़े, ध्यान दे रहे हैं मेरे बच्चों। आगे देखें थोड़ा सा फिर, अब इस एल वेक्टर को हम एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ने चले, वह हमारा जो ओरिजिन से मेरे पाँव को जो मिलाए हो फुट को, वह एक्स वाई प्लेन में का वेक्टर हो गया। अब इसका दो कंपोनेंट पहले लिखें, तो देखो पहले यहाँ तक समझ लो, फिर से दिमाग लगाएं, फिर फिगर बताते हैं, फटाफट में बताएंगे अगला स्टेप में, लेकिन अभी जो हम दिखाए हैं सो समझ लिए। अब हम लोग है ना एफ से क्या करेंगे, एफ एम और एफ से एफ एन, एक्स पर और वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मेरे बच्चा, है ना। मैं जगह थोड़ा बना लेता हूँ, इसको मिटा उठा के। बच्चों अब फिर एफ से एफ एम और एफ से एफ एन परपेंडिकुलर, अगेन वी ड्रॉ two perpendicular FM and FN from F on X and Y axis respectively। मेरा बच्चा O से M कौन एक्सिस पर है, X एक्सिस पर, तो OM वेक्टर को RX वेक्टर, लेट ON वेक्टर को RY वेक्टर, और ON ही किसके बराबर है, MF के बराबर है। इन ट्रायंगल केस में OMF है ना, राइट एंगल ट्रायंगल होगा मेरा बच्चा, है ना, OMF। मैं बोला मेरे को, तुम आप इमेजिन करो कि सर खड़े हैं, सर का मुंडी हो गया P, सर का पाँव हो गया F, और O से F मिलाए हैं, फिर F से जो हैं पाँव से X पर परपेंडिकुलर डाले वो M है, तो बेस पर धरती पर जो फिगर बना है फ्लोर पर फर्श पर, वो ट्रायंगल कौन बना, OF और क्या चला मेरा बच्चा, M, OFM, और उसमें OF हो गया हाइपोटेनियस, और इस तरह से बात करें तो देखो क्या होगा बच्चा, इन ट्रायंगल OMF में OF वेक्टर बराबर OM वेक्टर प्लस MF वेक्टर, और OF क्या माने हैं हम लोग, L वेक्टर, और यह OM कितना है बच्चों, तो RX वेक्टर, और यह क्या चला, RY वेक्टर। अब हम थोड़ा सा इस फिगर में यहाँ फिर लौट कर आते हैं, है ना, यहाँ पर इक्वेशन 1 अगेन, यह राइट एंगल ट्रायंगल है OPF, है ना, फिर से वह ओरिजिन कोना कॉर्नर था मेरा कमरे का, चाहे जहाँ आप हैं, और P पॉइंट ये है और F, तो OPF एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगेन क्या होगा, OP स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर प्लस FP स्क्वायर, वेक्टर नहीं, पाइथागोरस थ्योरम में यह OP कितने के बराबर है, R स्क्वायर, मोड R स्क्वायर लिखा जा सकता है, मोड R स्क्वायर लिखे, और OF स्क्वायर को क्या लिखेंगे, L स्क्वायर, अगर वेक्टर के रूप में तो मोड लिखना पड़ेगा L, प्लस क्या चीज़, RZ वेक्टर का मोड स्क्वायर, R वेक्टर का मोड स्क्वायर, ये
या इक्वेशन नंबर 2, या बच्चों एल वेक्टर बराबर इसको 3 कर दें। अब इस ट्रायंगल में फिर से बात करो, यहाँ तक समझ रहे हो ना। अब इस ट्रायंगल में भी क्या हो गया, दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर प्लस यह हाइपोटेनियस होगा बच्चों, यह राइट एंगल है। फिगर 3 डायमेंशन है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा ही, उसका बेस्ट तरीका है वही कमरे वाला बात ही 3 डायमेंशन। मेरा बच्चा बताओ क्या होगा। अगेन इसी ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम लोग, OMF में क्या होगा, OF स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस क्या चीज़ MF स्क्वायर। OF कितने के बराबर बच्चों, L, तो L वेक्टर का मोड स्क्वायर, RX वेक्टर के मोड के स्क्वायर प्लस RY वेक्टर का मोड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर जो भी यह 3 दिए हैं और यह 4, अच्छा चलिए जो दे रहे हैं उसके बाद फिर जोड़ना है अभी। और चलिए अब 1 और 3 को मिलाओ तो L वेक्टर के जगह RX वेक्टर प्लस RY वेक्टर मेरा बच्चा है ना। देखो यहाँ इतना तक लिख लिए, इस फिगर में फिर से लौटो तो यह थीटा जेड है, तो यह अल्टरनेट एंगल भी क्या होगा, थीटा जेड। इसी ट्रायंगल में OPF में हम लोग tan थीटा जेड लिख, यहाँ छूट गया है तो आगे लिखाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 वी हैव, बोलो बच्चों, R वेक्टर क्या होगा, L के जगह यह लिखेंगे, RX वेक्टर, यही है 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन का कंसेप्ट है ना। तो लिखना तो एक लाइन में था, 2 डायमेंशन में R वेक्टर बराबर RX वेक्टर प्लस RY वेक्टर, और 3 डायमेंशन में प्लस RZ वेक्टर, बस हो गया। बात तो वही की है, इतना लंबा चौड़ा लिखा है सो सिर्फ समझाने के लिए। काम का चीज़ तो हमको यह आपको याद हो चुका है कि 2 में था यही और 3 में हो गया यह। तो चलो यह देखें, अब इसको IJK में लिख दें। पहले से कंसेप्ट है IJK के बारे में, यूनिट वेक्टर है x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस। तो इसको हम लोग फिर से क्या करें, थोड़ी सी है ना इधर उधर मिटा के थोड़ा इसी में कंप्लीट करते हैं फिर से फिगर। लाइन कट गई, कोई दिक्कत ना ना। एज यूनिट वेक्टर बच्चों अलोंग x एक्सिस, यहीं पर लिखे एज I कैप बराबर यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, J कैप बराबर यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस एंड K वेक्टर K कैप। कैप बोले अपने आप आपको, जब ये कैप और हैट और कैरेट 3 नाम बोले थे है ना, जिससे बोले आप इस तरह का सिंबल दिया रहे तो समझ लेना वही यूनिट वेक्टर है ना। तो के IJK स्पेशली XYZ के लिए है बच्चों, यूनिट वेक्टर अलोंग Z एक्सिस। हेयर I कैप बराबर x डायरेक्शन का वेक्टर कौन है, RX वेक्टर, और उसके मैग्नीट्यूड वेक्टर, और उस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे इधर, या RX वेक्टर बाई RX, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट वेक्टर। तो भैया यह पहला J कैप बराबर RY वेक्टर बाई RY वेक्टर का मैग्नीट्यूड, RY वेक्टर बाई RY, एंड K कैप बराबर RZ वेक्टर बाई RZ वेक्टर का मोड, और क्या RZ बाई RZ या मैग्नीट्यूड। ये सिंपल है मोड के बिना लिखने का, बिना तीर के मैग्नीट्यूड देने का।
इसको इसी के आधार पर क्या लिखोगे बच्चों, आर एक्स वैक्टर बराबर आई कैप इतना या आई इंटू आर एक्स। उसी तरह आर वाई वैक्टर का भात जे कैप आर वाई वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सिंपली जे इंटू आर वाई। और इसी तरह यहाँ आर जेड वैक्टर बराबर के कैप इंटू आर जेड और के कैप इंटू आर जेड, ये मोड में वैक्टर लगा के इस तरह। ज़्यादा सही यह है, लेकिन हम लोग जब फटाफट में है तो इस तरह से लिखेंगे। अब इस तीनों का वैल्यू उसमें डाल दें हम लोग, इसको इक्वेशन कुछ मान लें, है ना, इक्वेशन 5 कर दें। तो नाउ इक्वेशन 5 बिकम्स रुक रुक के समझने का, फिर से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और सवालों में आएंगे तो फिर और आसान हो लगने लगेगा, कंसेप्ट बन जाएगा। नाउ इक्वेशन 5 बिकम्स आर वैक्टर बराबर आई कैप आर एक्स वैक्टर का मोड प्लस जे कैप आर वाई वैक्टर का मोड प्लस के कैप आर जेड वैक्टर का मोड। आई जे के में लिखना सीखें। इसी को हम लोग सिंपली आई आर एक्स प्लस जे आर वाई प्लस के आर जेड, यह आर वैक्टर, ये दोनों अपने आप में इम्पॉर्टेंट बात। इसी को शॉर्ट में लिख दिए नीचे वाला तो 2 डायमेंशन में इतना होता ही था, 3 डायमेंशन में के आर जेड होगा, नहीं कुछ लिखना है तो बस हो गया कि 2 डायमेंशन में इतना होता था और 3 डायमेंशन में प्लस आर जेड हो गया। 2 डायमेंशन में ये होता था आर वैक्टर बराबर इतना आई गुने आर एक्स प्लस जे गुने आर वाई, 3 में प्लस के आर जेड, है ना। तो का तो वही चलेगा जो 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन कर देंगे, लेकिन सिस्टम में समझने का एक तरीका आपको होना चाहिए, तो वह सिस्टम हम आपको उस तरीका को समझाने का कोशिश की। अब चले आगे, थीटा एक्स थीटा वाई और थीटा जेड की बात करने चले, एंगल की बात करने चले। और यह गणित वाले बच्चे को 3D में भी फ़ायदा करेगा। फ़ायदा क्या करेगा, सर लोग समझाएंगे तो वहाँ वाला चीज़ ज़्यादा डिटेल्स में होगा, तो उसके आधार पर ये सब भी अब तब आसान लगने लगेगा गणित वाले बच्चे को स्पेशली। अब बायो वाले को तो जितना बताया जा रहा है उसी में आपको क्या करना है, अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। और उसका आगे चल के तो अभी 11-12 में तो थोड़ा बेसिक मैथ सवाल सब रहेगा छोटा मोटा, है ना, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में तो बायो सेक्शन का अलग तरह का कैटेगरी होगा और मैथ वाले ग्रुप का थोड़ा अलग होता है। लेकिन अभी तो हम लोग कॉमन मैथ हो या बायो हो, सबको एक ही तरह का फिजिक्स सीखना है। चले आगे बढ़े, चले फिर से पहले स्टेप में ही लिखना था, लेकिन अब लिखा रहे हैं अगेन इन ट्रायंगल OPF, एंगल OPF बराबर थीटा जेड, दिस थीटा जेड दिस थीटा जेड। ओ समझना है इस तरह से कंसेप्ट में, पूरा कमरे वाला में। OPF बराबर थीटा जेड, इसलिए tan थीटा जेड बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा जेड के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा बच्चों, OF, और पर बेस कौन होगा, RZ, मतलब PF। FP बोले PF बोले। OF कितने के बराबर है बच्चों, L के बराबर है, L के मैग्नीट्यूड के बराबर। और PF किसके बराबर है, RZ के बराबर है। और L का वैल्यू है ना कहाँ, जस्ट L स्क्वायर बराबर यह क्या देगा, यहीं से L बराबर रूट अंडर RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाला बात करेंगे। L बराबर रूट अंडर, तो L के जगह क्या लिखोगे मेरा बच्चा, RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर बाई क्या चीज़, RZ, tan थीटा जेड, नीचे में RZ। सिमिलरली ये डायरेक्ट बोलना पड़ेगा इसी तरीके से, सिमिलरली tan थीटा एक्स बराबर नीचे क्या आएगा, RX जेड के जगह, और यहाँ ऊपर में RY स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर, एंड tan थीटा वाई बराबर नीचे RY और ऊपर में RX स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर। यह tan का वैल्यू निकालें,
थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड के लिए। ये सब याद रखना। कोऑर्डिनेट्स में भी बोलेंगे, एक्स वाई जेड बोलेंगे, है ना, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो वेक्टर लिखना मैं सिखा देता हूँ अभी फटाफट, पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन वाला। तो ये थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड बोला मैं। अब बार बार इस फार्मूला को रिपीट करना है और तब कॉन्सेप्ट बनाना। अब हम लोग को चलना है इसकी पर क्या चीज़, डायरेक्शन कोसाइंस को समझाना है। किसको समझाना है? डायरेक्शन को। अब छोटा मोटा सवाल है, मान लो प्रॉब्लम यहीं पर हम एक बता दें। इफ़ आर वेक्टर बराबर 2y + 3j + 4k, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। बस सॉल्यूशन। यूनिट वेक्टर को आर कैप लिखेंगे, तो आर वेक्टर बाई आर मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर कितना है मेरा बच्चा? 2y + 3j + 4k, या वेक्टर लिखे। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा बच्चा? तो 2a² + 3a² + 4a²। अब जो निकला उसको आप कर लिए, आई पहले लिखे या बाद में लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरा बच्चा। तो इस तरह की बात है। इसको मैं लिखूँगा तो आई 2y, यह कितना होगा बच्चों? 16, 9, 25, 29 √29 प्लस j 3/√29 प्लस k 4/√29। करके देखो, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। यूनिट वेक्टर है। तो ये फटाक थोड़ा सा मैं बता दिया। मैग्नीट्यूड निकालना तो बड़ा आसान हो गया। √r(x² + r(y² + r(z²)। आई के साथ x कंपोनेंट, जे के साथ y कंपोनेंट, k के साथ z। आई के साथ rx, जे के साथ ry, k के साथ rz। इस तरह की बातों को मैं समझा रहा हूँ। 3 डायमेंशन की बात करने चला हूँ बच्चे। तो भाई थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। मैं 3 डायमेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बताता हूँ, लेकिन पहले मैं एक टर्म समझाने जा रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन को tan थीटा, tan के टर्म में हम लोग बोले, अब कॉस के रूप में डायरेक्शन को बोलने जा रहे हैं, है ना। 3 डायमेंशन में बात करने चले। तो टॉपिक है मेरा बच्चा क्या? डायरेक्शन कोसाइंस। इफ ए वेक्टर, कोई वेक्टर है ना, इफ ए वेक्टर मेक्स एंगल थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड बोले हैं, एक्स वाई जेड के साथ। अब अल्फा बीटा गामा बोलने जा रहे हैं उसी चीज़ को। तो इफ ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ x, y and z एक्सिस रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। भाषा समझो। अल्फ़ा किसके, तो वेक्टर का x के साथ, बीटा किसका एंगल है भाई, तो वेक्टर का y के साथ, और गामा किसके बीच का एंगल है मेरा बच्चा, तो वेक्टर का z एक्सिस के साथ। अल्फ़ा बीटा गामा, जो अभी की भाषा इससे जस्ट पहले जो मैं लिखा उसमें थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड लिखा रहा था बच्चों, है ना। तो क्या होगा देन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ given vector. They are also represented by cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए लिखा जाएगा, लेकिन इसको और भी सिंबल देंगे। दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई L, M एंड N। कॉस अल्फ़ा को L से, कॉस बीटा को M से, कॉस गामा को N से। हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें फिर से। फिगर तो फिर वो 3 डायमेंशन वाला होगा, थोड़ा उसी तरह का। या क्या था, एक्स, इसको हम लोग
वाई जेड मान लेती है और इसको वाई मान लिए थे, इसी को जेड इसको वाई माना जा सकता है, या आई या के या जे, आई जे के वाला बात करेंगे। यह पी वेक्टर था ओ पी, यह इसको कौन थीटा जेड को गामा लिखे, आर वेक्टर और जेड के बीच का एंगल को गामा। अब इसमें हम पी ओ एक्स बराबर क्या लिखेंगे अल्फ़ा, पी ओ वाई बराबर क्या लिखेंगे बीटा, वाई के साथ ओ पी वेक्टर आर वेक्टर का एंगल, हम सिर्फ गामा दिखाए हैं, आर वेक्टर दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या है आपको मैं पढ़ाया, मान लो जैसे अब लिखते हैं लिटरेचर थोड़ा सा फिर से, यहाँ देख लो, लेट आर वेक्टर बराबर आई इंटू आर एक्स प्लस जे इंटू आर वाई प्लस के इंटू आर जेड बी ए गिवन वेक्टर विच मैक्स एंगल क्या अल्फा बीटा एंड गामा। उसी भाषा को फिर से विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, है ना, और देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, है ना, क्या होगा सो देख, डायरेक्शन कोसाइंस बोले। हेयर आर एक्स बराबर आर कॉस अल्फा, मैं तुमको बोला आर वेक्टर और एक्स के बीच का एंगल अल्फा है, तो आर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, तो आर कॉस अल्फा होगा। ये चीज़ समझना है। तो कॉस अल्फा बराबर आर एक्स बाई आर लिखोगे, आर एक्स बाई आर, इसको हम लोग क्या लिखना सीखे थे स्मॉल एल। सिमिलरली आर वाई बराबर, बोलिए, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो उसका प्रोजेक्शन आर का प्रोजेक्शन वाई पर क्या होगा आर कॉस बीटा। और ऐसे भी हम आपको बार बार बोलकर रटवाएं कि जिसके साथ एंगल बनता है हुआ कॉस, तो एक्स के साथ अल्फा था एंगल तो आर एक्स बराबर आर कॉस अल्फा, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो आर वाई बराबर आर कॉस बीटा, और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है आर वेक्टर तो आर जेड बराबर आर कॉस गामा लिखा जाएगा। तो वही चीज़ है, वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा वह कॉस। अब फिगर में तो आसानी से आप बोल सकते हो कॉस बराबर बेस बाई हाइपोटेनियस से, आर वाई बराबर आर कॉस बीटा, इसलिए कॉस बीटा बराबर आर वाई बाई आर बराबर एम, आर जेड बराबर आर कॉस गामा बराबर आर जेड बाई आर बराबर एन। यही है क्या चीज़, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर वेक्टर लिखना सिखाए। कॉस अल्फा बराबर आर एक्स बाई आर, कॉस बीटा बराबर आर वाई बाई आर, कॉस गामा बराबर आर जेड बाई आर। मेरा बच्चा इसको दिमाग में रखे, सवाल तो यूं बनाते चलेंगे, है ना। तो अभी ये जस्ट अभी और 2-3 पॉइंट इसमें लिखाते चले जाते हैं फटाफट। कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ a given vector are also called direction cosines। छोटा सा सवाल बताइए यूनिट वेक्टर वाला, तो उसमें जो तीनों कंपोनेंट है वही तीनों कंपोनेंट कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, एल एम और एन को रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन कोसाइंस। ये लिटरेचर कॉमन रहेगा, यहाँ भी लिखेंगे, वो कॉमन चीज़ है। अब कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट एज यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर इज गिवन एज, इस लिटरेचर को यहाँ फिर जोड़ सकते हैं, वही चीज़ को लिखा हुआ है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, उसी से वो उसके बाद का लाइन है। यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर इज गिवन एज आर कैप बराबर आर वेक्टर बाई आर मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा बच्चों, आर कैप बराबर आर वेक्टर के जगह आई इंटू आर एक्स प्लस जे इंटू आर वाई प्लस के इंटू आर जेड और डिवाइडेड बाई आर।
क्या होगा, आई कैप आर एक्स बाई आर, जे कैप आर वाई बाई आर प्लस के कैप आर जेड बाई आर। यही तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, आई कॉस अल्फ़ा जे कॉस बीटा प्लस के कॉस गामा, एल एम एन के द्वारा भी लिखा जा सकता है। तो हम क्या बोले, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का जो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा मेरा बच्चा, वो तीनों कंपोनेंट ही डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएगा उस वेक्टर का। इतना बात सीखे। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते चले जाते हैं। यहीं पर मैं लिखता हूँ स्पेस है, इसी से मिलता कि इस लिटरेचर को कॉमन रखना है ना। तो क्या कहता है इसका एक कंडीशन, सो दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, किसी को लगे कि थोड़ा तेज है तो आप रोक रोक के बात समझेंगे खुद ही, है ना। सो दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज यूनिटी, इसी को, और शो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, और क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। सॉल्यूशन प्रूफ, यह सब चीज़ दिया हुआ है। अब कॉस स्क्वायर अल्फा हेयर, या इतना लिखने के बाद ये कॉमन लिटरेचर है, हेयर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये तो है ही। अभी एल के जगह या कॉस अल्फ़ा के जगह आर एक्स बाई आर, तो क्या लिखोगे, आर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है ना, बाई आर स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यह आर स्क्वायर एलसीएम हो गया बच्चों, ऊपर में आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, यह क्या होगा, आर स्क्वायर, है ना। तो क्या ये मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर बराबर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, तो उसी को लिखें। अब बाई आर स्क्वायर क्या हो गया 1, तो प्रूव्ड हो गया चला कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज यूनिटी, है ना। अब इतना बात समझ गई, बड़ा काम का चीज़ सब है, छोटा छोटा पॉइंट है। अगले लेक्चर में सवाल सब बताएंगे इससे रिलेटेड, लेकिन एक पॉइंट और मैं बता दूं इसी पर। तुमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उस ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला को हम लोग यहाँ यूज करके एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला साबित करने चले जा रहे हैं। जिस तरह वहाँ लिखे हैं, अब इसी तरह शो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। प्रूफ में चला, वो टर्म समझा हुआ है, कोई वेक्टर है जिसको आर मान लिए, जो एक्स के साथ अल्फ़ा, वाई के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है ना। अल्फ़ा बीटा गामा ऑब्वियस टर्म हो गया अब आपके लिए। अब क्या है, तो इसमें अपने लोग एस्टेब्लिश किए हैं एज कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये यूनिवर्सल, एगो 3 डायमेंशन के केस में ये यूनिवर्सल मतलब क्या है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया, डायरेक्ट याद रखने वाला। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर यह RHS में 1। क्या होगा बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये उधर ले, उस साइड ले गया और 1 को इधर लिया है। 1 + 1 + 1 3 या -1 2, तो बस लिखने का तरीका हो गया, प्रूव्ड हो गया एक लाइन में।
जब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 होगा। तो फटाफट निकालने का कोशिश करेंगे, है ना। कोई वेक्टर दिया रहेगा, मान लो इफ पी वेक्टर बराबर आई प्लस जे प्लस के, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर and also find its direction cosines। प्रॉब्लम बेसिक एकदम। सॉल्यूशन में पी एक्स क्या है 1, पी वाई क्या है 1, पी जेड क्या है 1। यहाँ पी का मैग्नीट्यूड क्या है, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √3। पी कैप बराबर, पी कैप क्या होता है बच्चों, तो यूनिट वेक्टर किसका, तो पी वेक्टर का, पी वेक्टर बाई पी मोड। पी वेक्टर कितना है बच्चों, आई प्लस जे प्लस के, बस बाई √3। तो आई इंटू 1/√3 प्लस जे इंटू 1/√3 प्लस के इंटू 1/√3। यह एक पार्ट हो गया सवाल का, यूनिट वेक्टर निकल गया। और यह डायरेक्शन कोसाइंस होगा यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट। तो कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा, तीनों बराबर है, कॉस गामा बराबर 1/√3, है ना। अभी निकल गया अल्फ़ा बीटा गामा कॉस इनवर्स 1/√3। तो इस तरह की बातों को आपको दिमाग में रखना है मेरा बच्चा, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, अभी और सवालों पर हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे, लेकिन इसको आप घर पर रहकर इसको अच्छे ढंग से क्या करोगे। जितना अभी 5 लेक्चर दे चुके हैं वेक्टर, 5वां लेक्चर था मेरा वेक्टर का बच्चा। अब 5 को फिर से एक बार क्या करना है, और समय लगता है, लेकिन आप एक बार समझ लोगे तो उसको रिवीजन करने में कम समय लगेगा। और फट सवाल पर जोर दे देना है। तो सवाल तो हम सिखाते रहेंगे, बोलते रहेंगे बार बार, है ना। और इससे पहले वाले चैप्टर यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, उसमें एरर पढ़ा दिए थे बच्चों, मेज़रमेंट पढ़ाए थे, लेंथ को मापना, ये सब तो सबको रिवाइज़ करना है। एरर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं 3 डिवाइस के बारे में बोलूँगा, स्लाइड कैलिपर्स के बारे में बोला, कई बार बोला लेकिन लिखाया नहीं, लेकिन वो एक बार में बहुत सारा जमा हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल चीज़, तो एक बार मैं समझा दूंगा मैं, है ना। तो सारे बात को रिवाइज करते रहे। बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे हो कि बार बार अभी वेक्टर में हमको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा यूज होते जा रहा है। तो देखेंगे, हम तो बोलते रहते हैं कि साइन कॉस टैन पर ही फिजिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि साइन कॉस टैन ही पर फिजिक्स होगा, लेकिन साइन कॉस टैन नहीं आएगा तो फिजिक्स संभव नहीं है मेरा बच्चा। तो बेसिक आना चाहिए, और उसके सहायता से हम आगे का फिजिक्स सीख सकते हैं, आगे का बात को समझ सकते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके लिए। उसको रिवाइज करते रहिए, वेक्टर जितना पढ़ रहे हैं उसको बार बार बोलते रहिए, बार बार सवाल छोटा छोटा बनाते रहे। तो आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं बच्चों, है ना। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ठीक है। चलिए, ओके।